गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रो। चलिए दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं टैक्स। हालांकि आज ही पूरा टैक्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम टैक्स करेंगे और ये टैक्स जो है हमारा थोड़ा हायर लेवल पे आता है, यानी कि या तो थर्ड सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन के या फिफ्थ सेमेस्टर में आ सकता है और कई जगह पर मास्टर लेवल के भी फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। ठीक है, तो मोरलेस टैक्स चाहे फाइनल में हो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ में हो या फर्स्ट ईयर में हो, मोरलेस टैक्स सेम ही रहता है। बस अंतर होता है डेप्थ में। ठीक है ना, कि हम कितने गहराई से पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग ये क्लास जो है ग्रेजुएशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रेफरेबली ओनली फॉर ग्रेजुएशन, बीबीए, बीकॉम एंड सो ऑन। तो देखिए दोस्तों, आज हम पहले टैक्स हम पढ़ते थोड़ा, टैक्स होता क्या है। टैक्स को वैसे हम कहते हैं टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट। देखो, वर्ड है कंपलसरी, वॉलंटरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब होता है कि टैक्स हर हाल में आपको देना है। ठीक है ना, पर टैक्स किसको देना है और कौन कौन किसको देना है और क्यों देना है। टैक्स जो है वे सभी लोग जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना है। क्लियर, वे सभी लोग जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना है। पर टैक्स देने के लिए एक लेवल, एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो ही टैक्स देना है, 5 लाख से अगर नीचे हुए तो टैक्स नहीं देना। तो इसे हम एक लेवल, एक लिमिट कह रहे हैं। ठीक है ना, am I clear to everyone? ओके। टैक्स के बारे में अगर जानकारी जो हमें सबसे पहले मिलती है वो हमें मिलती है अर्थशास्त्र में। किताब का नाम अर्थशास्त्र और लिखा गया था कौटिल्य, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए, उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने बात कही कि जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठती है और उससे रस चुरा लेती है, चुरा के क्या करती है, वो अपने जहां पर हम लोग को मधु मिल रहा है, शहद मिल रहा है, वो उसको भरती रहती, तो शहद बन रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, चाणक्य जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठती है, उसे रस चुरा लेती है, फूल मुरझाता नहीं है और उनका यानी कि मधुमक्खियों का अपना जो शहद, जो छत्ता है, वो भी बढ़ता रहता है। अब अगर यही चीज हमें कहे और फूलों से रस निकालने के लिए, तो फूल से हम रस तो निकाल नहीं पाएंगे, फूल पूरा निचोड़ देंगे, फूल बिल्कुल खराब कर देंगे। राजा को भी मधुमक्खी की तरह ही, राजा कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए या गवर्नमेंट कह लीजिए, राजा को भी, गवर्नमेंट को भी, प्रधानमंत्री को भी, ये जो फूल है, ये जनता, इस जनता से टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि ये फूल यानी कि जनता मुरझाए नहीं और सरकार का अपना कोष यानी ट्रेजर वो भी बढ़ता रहे। क्योंकि जब जब ये टैक्स की मदद से ये ट्रेजर बढ़ेगा, वैसे वैसे देश प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ेगा। चाहे रैपिड हो, मेट्रो हो, जो डैम्स है, रोड्स है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वो पैसा हमारे और आपके जेब से जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में। Am I clear? कोई डाउट है? ओके, तो ये था हमारा व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स के अंदर फीचर क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है कि इट्स ए कंपलसरी पेमेंट। आपसे कोई दान नहीं लिया जा रहा है, ये कंपलसरी है कि आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप एक लिमिट से ऊपर जाते हो। और वो लिमिट क्या है? वो 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी, 10 लाख भी, और अब तो फिलहाल 12 लाख का है। ठीक है ना, तो अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से ऊपर होती है, वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि 12 लाख से ऊपर कितना, 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना। 1275 को ऊपर होगा तो आपको टैक्स देना होगा। टैक्स कितना देना होगा वो हम किसी और क्लास में बातचीत करेंगे, उसकी काउंटिंग, उसकी कैलकुलेशन करेंगे और पता करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज टैक्स, फीचर्स आपको बात समझ में आ गई होगी। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स जो है वो हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कहना आसान है। डायरेक्ट टैक्स, इसमें 2 शब्दों का ध्यान रखिए। डायरेक्ट टैक्स के अंदर पहला शब्द जो है इंसिडेंट्स और दूसरा बर्डन। इंसिडेंट्स का मतलब किस पर ये गाज गिरा, किसको देना है, और बर्डन कौन उठा रहा है, बोझ कौन उठाएगा।
बोझ कौन उठाए, किस पे गिरा और बोझ कौन उठा रहा है। अगर गिरना और बोझ, इंसिडेंस एंड बर्डन दोनों एक ही आदमी उठा रहा है, एक ही व्यक्ति उठा रहा है, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपके पिताजी को या आपकी माताजी को या भाई या बहन जो इनकम कमा रहे, उनके क्या देना, उनको इनकम टैक्स देना होगा। यानी कि इंसिडेंस जिस पे गिरा और बोझ उसी ने उठाया। चूंकि इनकम आपके पिताजी कमा रहे, इसे टैक्स भी आपके पिताजी ही देंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो दो इंपॉर्टेंट शब्द क्या हुआ, इंसिडेंस and burden. So when the incidence and burden lies with the same person, that form of tax is called direct tax. तो indirect tax क्या है, indirect tax क्या है, जैसे जीएसटी, जिस पर गिरा यानी इंसिडेंस जहां पर हुआ वो नहीं उठा रहा है, बल्कि वो आगे उसे शिफ्ट कर दिया, बर्डन शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट किस पे कर दिया, कस्टमर्स पे कर दिया, और जीएसटी आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। am I clear to everyone? बात क्लियर। इस देश में डायरेक्ट टैक्स से कहीं ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स में मैंने कहा 12,75,000 तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे आप पार्ले जी ले रहे हो, आप ब्रिटानिया का ब्रेड ले रहे हो, आप दूध ले रहे हो सुबह, तो कुछ भी आप ले रहे हो, आपको थोड़ा टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। और चाहे वो अमीर हो या बिल्कुल 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 नीचे का गरीब हो, अगर वो दूध ले रहा है, दूध पी रहा है, तो वो टैक्स हर हाल में दे रहा है। और उस स्थिति में इट डजेंट मैटर्स वेदर दैट मिल्क इज परचेज्ड बाय द एलाइड ग्रुप और बाय द बिल्कुल लोअर ग्रुप, बोथ आर पेइंग इक्वल टैक्सेस इन टर्म्स ऑफ जीएसटी और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर टैक्स व्हिच इज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब 3 महत्वपूर्ण शब्द आएंगे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। लगता है लगभग मोरलेस एक जैसी है, लेकिन नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से पैसों की बचत करें, ताकि ये जो पैसे जो हम सेव कर रहे हैं वो हमारे टैक्स को बचाने में काम आता है। टैक्स को बचाने का मतलब ऐसे सरकार ने कई कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो अंत में जो टैक्स देना होगा उसमें से आपको बचत, उसमें से आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। डिडक्शन का मतलब आप फिलहाल अभी समझ लीजिए कि डिस्काउंट है। तो यानी कि अगर मुझे 100 रुपये देना है, तो उसमें सरकार ने कहा चलो 10% माफ कर दिया। क्यों कर दिया माफ? क्योंकि आपने सरकार के इस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया हुआ था, तो इसलिए हमने आपको 10% माफ कर दिया। ये 10% माफ कर दिया, ये आपके दिमाग में आया होगा कि हमें ऐसे प्लानिंग करनी है कि हमारी माफी होता रहे। तो 100 रुपए पे टैक्स नहीं देना, 100 में से 10 रुपए चले गए, अब बचे 100 में 10 रुपए चले गए का मतलब डिस्काउंट मिल गया आपको, एक तरीके से 90 रुपए बचा। पता चला आपने कहीं और में भी, आपने सरकार के और इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाया हुआ है, सरकार ने उसके भी आपको 10 रुपए माफ कर दिए, तो 90 में से भी 10 चले जाएंगे, अब बचेंगे 80 रुपए, तो 80 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपने प्लानिंग करते हुए जहां 100 रुपए पे टैक्स देना था, वहां आपने क्या कर दिया, आपने 80 रुपए आपने कर दिया कि 80 पर आप टैक्स देंगे। तो ये टैक्स प्लानिंग हुआ, ठीक है ना। टैक्स प्लानिंग कोई इलीगल मूव नहीं है, बिल्कुल लीगल मूव है। और टैक्स प्लानिंग करने के साथ, टैक्स प्लानिंग जब करते हैं तो देश तरक्की के रास्ते पहुंचता है, क्योंकि आपने अपना कुछ पैसा सरकार के सिक्योरिटीज में, या सरकार जहां कह रही है प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, 80C हो, सेक्शन 80C हो, आपने पैसा वहां लगाया हुआ है, अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, तो सरकार को भी आपके पैसों का एक भाग मिल रहा है, जो कि वो लॉन्ग रन में अपने हिसाब से यूज करेगी, और आपको फायदा क्या दे रही है इन टर्म्स ऑफ डिडक्शंस। Am I clear? That is called tax planning. Tax avoidance. Tax avoidance सरकार रोक नहीं सकती, और शायद यहां पर ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीए जो है, सीए, CWA, CMA, वो लोग आपको मना कर रहे हैं कि टैक्स देने से, नहीं, बल्कि वो इतनी पढ़ाई कर चुके होते हैं कि टैक्स की इतनी मोटी मोटी किताबों में से लूप होल्स निकालते हैं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं। बिटवीन लाइन्स इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सरकार ने कहा तो होगा कि इस एक्स पर लगाने पर टैक्स लूंगा, पर वाई के बारे में नहीं कहा, तो एक लूप होल मिल जाता है, और उन लूप होल्स की मदद से आपका टैक्स को अवॉइड कर देते हैं। यानी कि सरकार के खातों में, सरकार के टैक्स की किताबों में जो बातें लिखी गई है, उन बातों के बीच में से ही वो अपनी एक बात निकालेंगे और आपका टैक्स बचा देंगे। क्लियर?
ऐसा ही जो मुझे लगता है कभी किसी ज़माने में क्यों अभी भी चल ही रहा है, ये HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का लूप होल ये था कि अगर हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है कि मैं अपना किराया अपने मकान मालिक को दे रहा हूं, और अगर मकान मालिक को मैं दे रहा हूं, और अगर ये मान लेते हैं 1,20,000 से ऊपर नहीं है तो मकान मालिक को कोई पर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई रेंट रिसिप्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई उन पर बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं नहीं भी दे रहा हूँगा, लेकिन मैंने अगर पर्चे बना लिए, कितने का, मान लो हर महीने में देता हूँ 8,000, तो 12,96,000, तो मैंने पर्चा बना करके XYZ के नाम पे लिख दिया कि मेरा मकान मालिक XYZ है, और 90,000 मैंने उनके नाम पर कर दिया। तो सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं होगी कि XYZ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि सरकार ने खुद ही कह रखा है कि अगर किसी की भी इनकम 1-2 लाख से कम की है मान लेते हैं, तो फिर उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमने भी कह दिया कि भाई हमने जो है अपना किराया इनको दिया हुआ है, और कितना दिया साल के 90,000, मान ले तो 1 लाख से नीचे ही है, तो फिर हमें भी शो करने की जरूरत नहीं है। हमें क्लियर? तो ये बात कहां से आई? ये बात आई लूप होल्स से। और लूप होल्स कौन बता रहे हैं? लूप होल्स बता रहे हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे CAs, हमारे CWA, CMA, वो लोग बताते हैं। कई बार आप किताबों को पढ़ के भी बिटवीन द लाइन्स से आप पता कर सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस कि मैं हर बार कहता हूँ दैट जैसे कि हमारे कॉलेज में हो या कहीं पर भी होता है, तो मेंशन होता है दैट यू मस्ट कैरी योर आई कार्ड। देखो क्या इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मस्ट कैरी योर आई कार्ड। और हम बच्चों को टोकते हैं, भाई आई कार्ड आपने पहना क्यों नहीं है? आप तो ध्यान समझिए, यू मस्ट कैरी योर आई कार्ड। तो कोई भी स्टूडेंट कह सकता है कि सर आई कार्ड मेरे पॉकेट में है, और मैं उसको डांटता हूं कि आई कार्ड आपके पॉकेट में है, आपने पहना क्यों नहीं है? तो वो कह सकता है कि सर आप ही ने कहा था यू मस्ट कैरी योर आई कार्ड, और मैं कैरी कर रहा हूं। आपने ये नहीं कहा कि यू मस्ट वेयर योर आई कार्ड। क्लियर? इसलिए मैंने पहना नहीं। इसे कहते हैं लूप होल। शब्दों के अंतर से आपने अपनी दिलचस्पी वाली चीज को आपने उठा लिया, आपने फायदे वाली चीज को उठा लिया। दैट इज कॉल्ड लूप होल्स। और उस लूप होल्स के फायदे से आप टैक्स बचाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है ना? और अब टैक्स इवेजन का मतलब तो हम टैक्स देना ही नहीं चाहते। ये तो बिल्कुल इलीगल, इमोरल, अनएथिकल बात हो गई। टैक्स इवेड, हम टैक्स देना ही नहीं चाहते। तो देखो टैक्स अवॉइडेंस में जहां पर आप लूपहोल्स के बेस पर आप एक नया कानून का अपना पैदा कर देते हो, और उसके बेस पर आप जीत भी जाते हो कि भाई हम टैक्स फिलहाल नहीं दे रहे बिटवीन द लाइंस पढ़ के। लेकिन टैक्स इवेजन का मतलब तो टैक्स बनता है पर मैं टैक्स देना ही नहीं चाहता, मैं टैक्स दूंगा ही नहीं। am I क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? ओके, चलिए कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में हम लिखेंगे कि हमें इस पर डाउट है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। अब हम मेन टॉपिक्स पे आ चुके हैं। देखिए टैक्स किस पे लगेगा? ऑब्वियस बात मैंने कहा जब इनकम होगी तब लगेगा। अच्छा, इसमें खास बात है, इनकम कौन सी इनकम, कैसी इनकम? ये बड़ी अजीब बात है। इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा है, सब बढ़िया है। लीगल हो या इलीगल हो, टैक्स दोनों पे लगेगा। रेगुलर हो या इरेगुलर है, टैक्स दोनों पे लगेगा। इनकम कमाने वाला लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, टैक्स सब पे लगेगा। तो यानी कि इसमें खास बात ये हुआ, इनकम बस होनी चाहिए, तो चाहे पैसा लीगल हो या इलीगल हो, इट विल बी टैक्स्ड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। दो शब्दों में देखते हैं, दोनों में ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर हुआ वो 12 महीने का टाइम पीरियड। कौन से 12 महीने भाई साहब? 1 अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर टू 31 मार्च ऑफ करंट ईयर। मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कोई भी टाइम पीरियड, पहले प्रीवियस से देखते हैं। मान लेते हैं प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने होते हैं, 1/4/2023 से 31/3/2024। इस साल हमने पैसा कमाया, इनकम अर्न किया,
जिस साल हम इनकम अर्न करते उस साल हम टैक्स नहीं पे करते, टैक्स हम उसके अगले साल पे करते हैं, और उसका अगला साल का टाइम पीरियड होता है 1/4/2024 से 31/3/2025। इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ वो ईयर जिसमें कि हम लोग इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर का मतलब वो साल जबकि हम टैक्स पे करते हैं। मैंने कुछ ज्यादा इसमें लिख दिया तो शायद गिर गया। Am I clear? चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट में इसको उठा लूं। अच्छी बनी है, थैंक यू। नेक्स्ट एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एसएससी का मतलब, एसएससी का मतलब एनी पर्सन on whom the tax is who is liable to pay tax, any person who is liable to pay tax। हर कोई वो व्यक्ति जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है। हर कोई वो व्यक्ति का मतलब क्या होगा? कोई जिंदा इंसान है और मरा हुआ इंसान भी टैक्स पे कर देगा। हर वो इंसान, अब यहाँ पे हर वो इंसान में पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन में कौन है? इंडिविजुअल। वो कौन होता है? जी मैं हूँ इंडिविजुअल। दूसरा कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल कौन होता है? आर्टिफिशियल जैसे कि एमसीडी, यूनिवर्सिटी। एम आई क्लियर? ये वो आर्टिफिशियल पर्सन, इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहला कौन हुआ? इंडिविजुअल। दूसरा कौन हुआ? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। तीसरा कौन हुआ? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। चौथा कौन हुआ? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स। तो यानी ये सब हिंदू अंडर फैमिली। तो ये सब या तो आपको दिख रहे हैं, मैं इधर था इंडिविजुअल, और अगर दिख नहीं रहे तो इसका मतलब वे आर्टिफिशियल है। Am I clear? तो इन सब को टैक्स पे करना होगा। Got it? और इन सब को हम कहते हैं पर्सन, और ये जब टैक्स पे करते हैं तो हम इनको वर्ड यूज करते हैं एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सो एसएससी मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। और पर्सन कौन है? इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, हिंदू अंडर फैमिली है। तो दीज आर ऑल टुगेदर पर्सन्स। Am I clear? और जब ये टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो हम इनको कहते हैं एसएससी। Got it? ओके। अब देखिए एक शब्द लगाया मैंने, एग्रीकल्चर इनकम। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम किसी भी देश छोड़ देते हैं, भारत देश की बात कर लेते हैं। भारत में एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है कि हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? इसका लिए हुआ जो फल फूल बेचने वाले जो लोग हैं, बेचने वाले नहीं, जो इसे कल्टीवेट कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी इनकम वो कमाते हैं हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। क्लियर बात? तो एग्जाम्पल अच्छी बात है। लेकिन साथ में वर्ड आता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है? किस पर टैक्स लगता है? पहले समझते हैं नॉन एग्रीकल्चर क्या है। जो खेत है, खेत के ऊपर क्रॉप्स, फसल उग रही है, उसमें फसल को उगाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो स्किल्स है, जो लेबर है, उस पर जो पैसा लगता है, और जो कमाए जाते हैं इनको बेचने के बाद, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन ऐसे कई चीजें होंगी जो कि उस खेत में हम उगा तो हम गन्ना रहे, पर हो सकता है कि साथ में और चीजें भी, वीडीसाइड हम कहते हैं, वो भी उग जाए, और उनको जो वो उग गया तो आपने क्या किया? उनको निकाल लिया और आपने बेच दिया। इस प्रकार का इनकम जिसको कि आप बेच रहे हो लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, वो हमारा होगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज टैक्सेबल। Am I clear? Am I clear? खेतों में पानी देना, दैट इज नॉन टैक्सेबल इनकम, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो यानी कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे कहेंगे? यानी खेत पे जो फसल उग रहा है, यानी कि एक्टिविटी को मैं दो पार्ट में बनाया है। एक बेसिक, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इनकम पैदा होगा, बेसिक एक्टिविटी, और दूसरा क्या है? बेसिक एक्टिविटी के बाद की जो एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो यानी कि बैम्बूस को बेच करके जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। वीडीसाइड जो मैंने कहा, ठीक है ना, मेन क्रॉप्स के अगेंस्ट कुछ और भी क्रॉप्स उगाए, उनको बेच के जो पैसा कमाया, वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, एंड सो ऑन। कोई डाउट? पक्की बात है। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हेड्स ऑफ इनकम। ये बताना भूल गया।
हेड्स ऑफ इनकम, इनकम कमाने के कई सारे सोर्सेस है। एक बंदा अपने जीवन काल में 5 जगहों से इनकम कमा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं किसी संस्था में काम कर रहा हूँ और मुझे वहाँ सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है तो सैलरी पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा पहला। तो यानी कि इनकम अंडर हेड सैलरी पहला हेड होगा, पहला हेड इनकम अंडर हेड सैलरी। इसकी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 3-4 मकान हो और मैंने उन मकानों को किराए पे मैंने चढ़ा दिया। किराए पे जब चढ़ा दिया तो वहां से इनकम आ रही है, तो उस इनकम पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरे 3-4 मकान है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि 3-4 मकानों में से एक मकान को मैंने बेच दिया और जब बेच दिया तो मैंने ऊंची कीमत पे बेचा। हाँ जी, पॉसिबल है। जब ऊंची कीमत बेचूंगा तो मुझे गेन होगा, यानी फायदा होगा, उस फायदे पर टैक्स दो। तीसरा है, इसे कहते हैं कैपिटल गेन। मैं फिर से बोलता हूँ, पहला क्या था, मुझे तनख्वाह मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, हो सकता है कि मेरे पास 4-5 मकान है, उन मकानों को वो किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो जो किराया मिलता है उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हो सकता है कि उनमें से एक मकान को मैंने बेच दिया ऊंची कीमत पर, तो जो ऊंची कीमत पे बेचा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हुआ, उससे हम प्रॉफिट कह रहे हैं, उस प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन। चौथा, ये भी हो सकता है कि मैं कॉलेज में तो खैर मैं सैलरी मुझे मिल रही है, पर मैं घर पे आकर के भी अपना कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया मैंने और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि इसका मतलब आपको कुछ और भी पैसा मिल रहा है, ये आपका प्रोफेशन हो गया। तो हाँ जी, मेरा प्रोफेशन है, तो यानी कि फिर ये आपका बिजनेस भी हो गया, बिजनेस भी है, तो आपके पास जो चौथा जो हुआ वो इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सब कुछ भी नहीं किया और भगवान की दया से अमिताभ बच्चन जी से कॉल आ गया, कौन बनेगा करोड़पति पे, और मैं जीत भी गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। किस नाम पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत मुझे 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, लगभग 30%। तो 1 करोड़ का 30% यानी 30 लाख रुपए तो सरकार ने ले लिया, तो बचा कितना? 70 लाख मेरे पास है, मोटा मोटा। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? तो ये 5 हेड्स हुए, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब हर हेड ऑफ इनकम के अंदर मुझे कुछ कुछ फायदे मिलते हैं, कुछ डिडक्शन सरकार देती है कि चलो यार इतना मत दो, थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। तो जब हेड ऑफ इनकम में से चीजें कुछ माइनस कर देती सरकार, और उसके बाद हम अगर 5 हेड को ऐड करेंगे, यानी कि मान लो सैलरी मेरी साल की 12 लाख हो गई और सरकार ने कहा चलो भाई माफी कर दी 50,000, मान लेते हैं, तो बचा 11,50,000। ठीक है जी। फिर माना हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम मिली है 2 लाख, सरकार ने कहा चलो भाई 25,000 माइनस कर दो और हो गया 1,75,000। तो यानी कि जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शन जब मैं इनको ऐड करूंगा, ऐसे 4 और ऐसे 3 और को मैं ऐड करूंगा माइनस करने के बाद, तो उससे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। और जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आखिरी डिडक्शंस सेक्शन 80 के अंदर जब हम माइनस करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन माइनस करेंगे 80 के अंदर, सेक्शन 80 के अंदर, तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। एम आई क्लियर? पक्की बात है? तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स बता दिए हैं आप लोगों को, मेन कंसेप्ट बता दिए हैं। एक बस को गो थ्रू होइएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, जो डाउट हो कमेंट करना मत भूलिएगा, और एसएससी शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है? और शायद सवाल जवाब हम उसी क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।